Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Achilles Maths. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेथड्स। इसके पहले भी हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ चुका है, जिसमें हम लोगों ने किसके हेल्प से सॉल्व किया था उसको सिंपल हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया था। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्या रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसे हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का भी पता कर लेंगे। काफ़ी आपको मजा आएगा, तो आप लोग भी हेडिंग लगा लें, सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस linear equation using rank of matrix। ठीक, तो इतना तो हम लोग तो जान ही चुके थे। कंसिस्टेंट किसको बोलते थे? जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जिसका नहीं एग्जिस्ट करेगा उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, इसके पहले बहुत सारा मैट्रिक्स में भी बहुत सारे क्लास दिया गया है, उसको कम से कम पहले पढ़ लें, ताकि आपको मैट्रिक्स अच्छी तरीके से तैयारी हो पाएगा। और भी बहुत सारा लेसन आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स भी कंप्लीट करना चाहेंगे तो इसके पीछे भी बहुत सारे वीडियो हम डाले हैं। चलिए आइए, तो कैसे करेंगे सर? एक लेते हैं, कंसीडर a1x b1y c1z equal to a2x b2y c2z equal to a3x b3y c3z equal to 3। तो 3 वेरिएबल है, तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन के लिए 3 वेरिएबल चाहिए, 2 इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल चाहिए। वी है, इसको हम लिख सकते हैं, we can replace ax equal b, where a में क्या लिया जाएगा? उसका कोफिशिएंट क्या आएगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और यह आ जाएगा c3। ठीक है, x में आपका वेरिएबल आ जाएगा x y z, और b में आपका राइट साइड में जो कांस्टेंट है d1 d2 d3 आ जाएगा। ये तो आप लोग जानते हैं, इससे सब लोग परिपूर्ण अवगत हो चुके हैं। चलिए हम लोग को करना क्या है? केस 1, इफ रैंक ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा रैंक ऑफ ए, है ना? तो पहले ऐसा कर लीजिए, केस 1 में कंसिस्टेंट कर लेते हैं, है ना? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसके लिए पहला केस है, रैंक ऑफ ए बी इक्वल रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाएगा n। n किसको बता रहा है? नंबर ऑफ अननोन। कहने का मतलब यह है कि ए बी का रैंक, ए और बी दोनों एक साथ ले लेंगे, उसका जो रैंक आएगा और मैट्रिक्स ए का जो रैंक आएगा, ये दोनों बराबर है। और वो किसके बराबर है? n हो गया नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। जैसे इसमें अननोन कितना? x y z 3 अननोन है, 3 के बराबर। यह भी 3, यह भी 3, यह भी 3 आ गया। इसका मतलब हो गया वह कंसिस्टेंट होगा, है ना? और मतलब संगत होगा इतना विथ इट्स solution is consistent with unique solution। क्या लिखे? यदि इतना है, इट्स सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन जो होगा कंसिस्टेंट होगा, इसका हल संगत होगा विथ यूनिक सॉल्यूशन के साथ। इसमें बी लेते हैं, यदि रैंक ऑफ ए बी इक्वल रैंक ऑफ ए आ गया लेस देन एन हो गया। एन किसको बता रहा है? नंबर ऑफ अननोन, ऊपर में लिख चुके हैं। इसका मतलब हो गया इट्स सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट with
इन्फिनाइट सोल्यूशन या इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, चलिए दिख रहा आप लोगों के लिए। केस 1 में कंसिस्टेंट का केस हो गया, केस 2 में इनकंसिस्टेंट का केस होगा। इसको बोलते हैं कोई हल जिसका नहीं निकलता है। इसमें क्या करना होगा, इफ रैंक ऑफ ए बी इक्वल रैंक इज नॉट इक्वल कर लेते हैं रैंक ऑफ ए, देन इट्स solution is inconsistent with no solution। क्लियर है, दिख रहा आप लोग, समझ लीजिए क्या लिखा है। अगर रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर है और वह नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, इफ कर लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, संगत कंसिस्टेंट होगा विथ यूनिक सोल्यूशन के साथ। इफ रैंक ऑफ ए बी इक्वल रैंक ऑफ ए है और वह नंबर ऑफ अननोन से कम है, लेस देन है, इस सोल्यूशन इस कंसिस्टेंट होगा लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। और इनकंसिस्टेंट में भी एक कंडीशन है, इफ रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल रैंक ऑफ ए देन इट्स सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट विथ नो सोल्यूशन। इसको आप नोट कर लें, इसमें एग्जांपल लेते हैं तो आपको काफी मजा और आनंद आए। इसको पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स इक्वल बी, where a equal constant on 1 1 1 2 1 2 1 2 1, x में हो जाएगा x y z और b में हो गया राइट साइड कांस्टेंट 3 5 6। क्लियर, चलिए तभी आपको बताएगा a और b का रेंज निकाल लेते हैं। a और b इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 2 1 1 1 2 1 2 1, इधर लिख दीजिए 3 5 6। बस ऐसे यूं ही लिख देना है, नहीं भी लिख सकते हैं, सिंपल भी आप सीधा लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, तो रैंक निकालने के देखा था कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, इसके नीचे जीरो करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ज्यादा आसान होगा करना है ना, इसके नीचे जीरो करना है। कैसे जीरो करेंगे, तो हम लोग यहाँ कन्वर्ट करना होगा कि R2 में R2 माइनस 2R, R2 में क्या करना होगा 2R, 2 से गुना करके यहाँ घटाना होगा। तो R1 में तो कुछ नहीं करना, 2 से गुना करके यहाँ घटाएंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 2 से गुना करके यहाँ घटाएंगे 0, 3 6 यहाँ घटाएगा -2। फिर इसको यहाँ सीधे घटा देंगे। R3 में क्या करना होगा, R3 में R1 को घटाना होगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ घटा देंगे 0 1 0 3। आज अब क्या करना होगा, इसमें यहाँ पर 1 लाना है और उसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या करना होगा, 0 था ना, ऐसे डायगोनल बन जाएगा। चलिए इसको नीचे जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमको यह डायगोनल चाहिए ना इस तरह से। तो हमको R3 में R2 को ऐड करना होगा 1 1 1 3 0 -1 0 -1, इसको नीचे जोड़ेंगे 0 0 0 आगे। तो यार जो देख रहे हैं डायगोनल तो आपको 3/3 बन पाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बनता है, तो इसके नीचे 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब इसको देखना है कि इसको हम 0 कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अधिक कर पाएंगे तो कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो बात ही नहीं है। देखिए कोलोन फॉर्म में आप जानते हैं कि जो 0 रो होगा उसको सबसे नीचे रखना है, लेकिन यह 0 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तभी हो पाता यदि यहाँ 1 -1 यहाँ नहीं होता, यदि यहाँ 0 होता तब तो हम कर लेते इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ लेते। लेकिन यहाँ -1 होने की वजह से हम इसको यहाँ 0 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ेंगे 0 होगा, लेकिन यहाँ भी एलिमेंट अननोन, सॉरी यहाँ भी तो आपका नॉन जीरो एलिमेंट आ जाएगा 0 की जगह पे, तो करने से फायदा ना होगा। तो यह तभी हो पाता जब यह तीनों 0 होता तब इसको यहाँ कर पाते हैं, तो इसको हम 0 नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका इकोनॉमिक फॉर्म में आ गया। तो यहाँ हम बात करें रैंक की, तो यहाँ रैंक ऑफ, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है लिख देते हैं। यहाँ रैंक ऑफ ए बी जो आ गया,
और कितना हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3 हो गया। रैंक ऑफ ए की बात करें, ये तो आपका इन है, ये तो यही इधर का है, कितना रैंक हो गया इसका। तो आप इस 3/3 में देखें यहाँ तक में, तो आपको पता चल पा रहा है कि एक जीरो रो मिल गया और दो नॉन जीरो रो मिल गया, 3/3 इतना है ना, तो 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ अननोन कितना है यहाँ पे, 3। नंबर ऑफ अननोन कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से यह पता चल गया कि रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी वह लेस देन हो गया रैंक ऑफ ए। इसका मतलब इसके पास कोई हल नहीं होगा, है ना। सो इट्स सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं। क्या बात क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। अब फिर अगला एग्जांपल लेते हैं, तब तक इसको नोट कर लें या क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, वी कैन राइट ax इक्वल टू वेयर a हो जाएगा 1 1 1, कोफिशिएंट ले लेंगे एक्स वाई जेड का, 2 1 2 3 2, x में हो गया एक्स वाई जेड, और b हो जाएगा राइट साइड कांस्टेंट 3 5 6, ठीक है। आइए तो हम लोग a और b का रैंक निकालेंगे, 1 2 3 1 1 2 1 2 1, और b हो गया 3 5 6, ठीक है। तो हम लोग को प्रयास रहेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो इसके नीचे हम लोग को 0 करना है। तो R2 में क्या करना होगा, R2 माइनस 2R1 करना होगा, R3 में क्या करना होगा, R3 माइनस 3R1 करना होगा। इसको 2 से गुणा करके यहाँ घटाएंगे, R1 में तो कुछ नहीं करना है, उसको लिख दीजिए, 2 से गुणा करके यहाँ घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करके यहाँ घटाएंगे -1, यहाँ 0, 6 यहाँ घटेगा -1, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है R1 में और R3 में घटाना है 0 हो जाएगा, 3 यहाँ घटेगा -1, 3 यहाँ घटेगा -2, 3 3 9 घटेगा -3 आ गया। उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे ये 0 करना है, तब तो पर ट्रायंगुलर होगा, तो इसको यहाँ घटाना होगा। तो हम लोग को यहाँ करना होगा R3 में R2 को घटाना है, और R2 में भी कुछ नहीं करना है। इसको जब यहाँ घटाएंगे 0, या घट के हो जाएगा 0, यहाँ -2, या घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -2, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि यह 3/3 का यहाँ बन पाएगा डायगोनल, है ना। 4/4 का था नहीं, 3/4 मैट्रिक्स है, तो 3/3 का ही आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बन पाएगा। तो यह डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, तो इसके नीचे 0 आ गया। अब यह देखना है कि यह जो एलिमेंट है यह 0 हो पाएगा क्या, यह जो एलिमेंट बचा है ना, यह दोनों एलिमेंट 0 हो पाएगा क्या, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि इन दोनों को 0 करने के चक्कर में क्या होगा, ऊपर से यहाँ यदि इसको यहाँ से 0 करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 1 को यहाँ जोड़ेंगे 0 होगा, लेकिन यहाँ पे तो अननोन मतलब कि नॉन जीरो एलिमेंट आ जाएगा। यदि इसको 0 करना चाहेंगे तो इसको 2 से गुना करके यहाँ करेंगे, हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको इतना ही रह जाएगा कि आपको पता चल गया रैंक ऑफ ए बी कितना, ये आपका इक्वलोन फॉर्म में आ गया, कितना ऑर्डर का आया, 3 ऑर्डर का हो गया, रैंक ऑफ ए बी 3। रैंक ऑफ ए की बात करें या ए हो जाएगा यहाँ तक में 1 2 3, ये भी 3 नॉन जीरो रो मिल रहा है इसमें भी, और इक्वलोन फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले 1 0 आया, उसके बाद 2 0 0 बढ़ते क्रम में आ रहा है, और नंबर ऑफ जीरो रो मिला ही नहीं, तो इसका भी रैंक 3 हो गया। और नंबर ऑफ अननोन भी यहाँ 3 है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ तीनों बात बराबर हो गया इसका, है ना। सो इट्स सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। कैसा हल आएगा, यूनिक। तब सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से 1 0 0 1 -1 0 1 0 -2, यह हो गया a और यह हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा b 3 -1 -2, ठीक है। यह हो गया a, उसके बाद x, जैसे यहाँ लिखते थे ना, किधर गया a x b, या a या b और x हो गया x वाई जेड।
तो हम लोग इसको ऐसे सीधा भी लिख सकते थे, इसको जब गुना करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 3 माइनस वाई प्लस 0 इंटू जेड हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा माइनस ट्वाइस जेड इक्वल हो गया -2। तो यहाँ से पता चल गया जेड का मान 1, जेड जब 1 आया यहाँ वाई का भी मान आ गया 1, और x और y दोनों सॉरी y और z दोनों 1 पुट करेंगे तो x का भी मान आ जाएगा 1 बाय बेक सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ गया। तो आपको यहाँ से यह पता चल गया कि यूनिक सोल्यूशन आया जो तीनों का मान 1 1 1 आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं पुट करके 1 1 1 3 2 1 2 5 3 2 1 6 1 1 पुट करने के बाद तीनों का मान बराबर आ गया। और इस नाम नहीं करते हम डायरेक्ट भी शॉर्ट में कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम सीधा करते इसके साथ x इसके साथ y इसके साथ z x y z इसके साथ x इसके साथ y इसके साथ z गुना करते सीधा कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट में एक केस और आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको नोट करें उसको भी बताते हैं, ठीक है। ओके चलिए आइए इस सवाल को भी देखते हैं कैसा सॉल्यूशन आ रहा है ना। चलिए वी कैन राइट x इक्वल वेयर a इक्वल हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ अननोन 1 1 1 फिर 1 2 3 फिर 1 4 7 x में आ जाएगा x y z और b में आ जाएगा राइट साइड कांस्टेंट 6 14 30, ठीक है। हम लोग हमेशा क्या करना है ए बी का रैंक निकालेंगे 1 1 1 1 2 3 1 4 7 और इधर हो गया आपका 6 14 हम लोग काम रहेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म से जल्दी निकालना आसान होगा। चलिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, चलिए R2 में R1 को घटा लेते हैं और R3 में भी R1 को घटा लेते हैं। तो R1 में तो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ घटाएंगे 0 1 2 8, इसको यहाँ घटाएंगे 0 3 6 20, ठीक है। अब यहाँ 1 के नीचे 0 करना होगा तब तो अपर ट्रायंगुलर ब्रैकेट बनेगा। तो फिर यहाँ आपको लगाना होगा R3 में R3 माइनस 6 R2। तो R1 में आपको कुछ नहीं करना है, R2 में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, ठीक है। मैंने लिखना भी नहीं है। और ऊपर वाले में 6 से गुना करके सॉरी 6 से नहीं 3 से गुना करना होगा, 3 से R2 में गुना करके यहाँ घटा देंगे 0 होगा या 0, 3 से गुना करके यहाँ घटाएंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 नीचे यहाँ 0, 3 नीचे 24 यहाँ 0। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। सबसे पहली बात है इसके नीचे 0, साथ ही साथ पूरे को भी देखें तो ये पूरा इकोलॉन फॉर्म में आ गया क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऊपर है और जीरो रो सबसे नीचे है और 0 बढ़ते क्रम में आ गया, इसमें 1 0 फिर 4 0, ठीक है। तो यह हो जाएगा रैंक ऑफ ए बी, कितना नंबर ऑफ नॉन जीरो है, रो है 2, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए में आप हम लोग कितने सा का बात करेंगे 2 नॉन जीरो दोनों बराबर हो गया, लेकिन नंबर ऑफ अननोन कितना है 3 है। हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि रैंक ऑफ पीछे वाला तीनों बराबर आ गया था या रैंक ऑफ ए बी इक्वल हो गया रैंक ऑफ ए जो लेस देन है n से। इसका मतलब यह कंसिस्टेंट होगा विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट्स solution is consistent with infinite solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा कैसे, अब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फिर वही काम करना है। अभी आप बताया था ना x लिखने के लिए, कैसे लिखने के लिए बताया गया था 1 के साथ x दैट इज यहाँ 1 के साथ y 1 के साथ z बराबर कितना 6, 1 के साथ x 1 के साथ y 1 के साथ z बराबर 6, 0 के साथ x खत्म, 1 के साथ y और 2 के साथ z इक्वल हो गया 1 के साथ z 2 के सॉरी 1 के साथ y और 2 के साथ z 0 के साथ x खत्म हो गया, यहाँ x खत्म y खत्म z। अब किसी एक को पुट कर लेते हैं, पुट z को मान लिया t, z को t मानेंगे तो y का मान हो जाएगा 8 माइनस 2t और x जब निकालेंगे तो 6 में घट जाएगा y, y घटने का मतलब हो गया 8 माइनस 2t
और y घटा दिए 8 माइनस 2t और उसमें z भी घटा देंगे t, यहाँ से मिल जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2, 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 10 प्लस 10। ठीक है, यह x निकल गया, यह z हो गया और यह हो गया। तो तीनों t पर मान डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको आप डिपेंडेंट सोल्यूशन बोलते हैं। इसको सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन को डिपेंडेंट बोलते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन वाले को इंडिपेंडेंट बोलते हैं। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इसको इंडिपेंडेंट। आप लोग पीछे देख लेंगे, इसको डिपेंडेंट, इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीका समझ में आ गया होगा। इस प्रकार जो है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेथड से भी आसानी से आप निकाल सकते हैं, जो कम्पिटेटिव एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको काफ़ी इस्तेमाल होगा आगे। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। इसी उत्साह उमंग के साथ आप लोग मेरे साथ बने रहें और विश्वास के साथ पढ़ाई करें।